क्या एलजी साहब हमें धकेल रहे हैं? क्या एलजी साहब थक गए? क्या बीजेपी थक गई कश्मीरी पंडितों की बातें सुन के? क्या ये जानना चाहते हैं हम अपनी दोहर मौलवी फारूक जी से करें? देखिए, खरीदें क्यों हम? नहीं, कोई क्यों खरीदेगा? जिसकी अपनी अपनी ज़मीन वहाँ पड़ी है वो क्यों खरीदेगा? वो खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? अपनी जो उसको उसका तो हक तो कब्जा दिलाओ ना। अपने हम क्यों खरीदेंगे? किस बात के लिए खरीदेंगे? मेरे हिसाब से मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूंगा और पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये धरती कश्मीरी पंडितों की है, इसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाउंड है, हमारी बर्बादी का कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। कम से कम 90% लोग ऐसे जिनकी अपनी ज़मीन है वहाँ। पहले जो अपनी ज़मीन है वो तो दे दीजिए ना। पहले जो अपना वहाँ जिसका मकान है अभी भी या उसको कम से कम उसकी अनुमति दे दीजिएगा। जिसकी ज़मीन वहाँ पड़ी है ऐसी बेकार पड़ी है, जिसके पेड़ काट दिए गए, जिसका सब कुछ नुकसान हुआ, करोड़ों में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति कश्मीर में बने कि आप अस्थायी रूप से बच सकें। पिछले दिनों चर्चा में मैंने कुछ साथियों से कहा था कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहाँ तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिवीजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं, या वहाँ एडीजीपी, यहाँ आईजी, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं सिद्धा साहब, बहुत मेहनत से इन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहाँ लागू की हैं। पीछे आपके कैंप में भी सिद्धा साहब ने 7-8 योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी मेहनत की थी। मैं सिद्धा साहब को भी बधाई देता हूं और सिद्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि अब काफी आवास बन के तैयार है, उनका रेगुलर अलॉटमेंट अब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और वहां जो कमी रह गई उसकी भी एक रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैं पीछे बारामूला गया था तो उस दिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका आवास जहां बन रहा है वहां पीने के पानी के इंतजाम का शुभारंभ किया गया। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सड़क, बिजली, पानी, तो वो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उसे हल कराएगा। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां आवास बने हैं, भारत सरकार, अब सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यहाँ से एस्टिमेट गया था, कुछ क्वेरीज आई। क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। लगातार हम आपको जो जम्मू कश्मीर प्रशासन या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी नोटिस निकलता है, ऑर्डर निकलता है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कल के दिन की बात करें तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि फ्लाई मंडाल, जम्मू के फ्लाई मंडाल में भद्रकाली के मंदिर में जाते हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाता वहाँ पर, भद्रकाली के जितने भी टीम थी वहाँ पर उनकी तरफ से। और जब वहाँ पर वो संबोधित करते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उसमें वो साफ तौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो पीएम पैकेज के तहत हैं, उनको कश्मीर घाटी में सस्ते दामों पर जो है ज़मीन मिलेगी। क्योंकि 89 और 90 के दशक की बात करें, जब कश्मीरी पंडित समुदाय जो वहाँ पर कश्मीर घाटी में रहता था, वहाँ से उनको विस्थापित होना पड़ा और विस्थापित होने के बाद वो रिलीफ होल्डर बन गए। मगर हमेशा कश्मीरी पंडित ने यही आवाज़ उठाई कि हमें अपने रूट्स में वापस जाना है, हमें अपनी जड़ों में वापस जाना है, हमने उसी ऋषि मुनियों की धरती पर वापस जाना है। अब क्या अपनी ही धरती पर जब जाना है तो क्या उनको सस्ते दामों पर ज़मीनें खरीदनी पड़ेंगी? इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ मेरे आप देख रहे होंगे भारत काचरू जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ राकेश कोल जी हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। सबसे पहले मैं भारत जी आपके पास आना चाहूँगा। जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने बयान दिया है, जब भद्रकाली के मंदिर में वो संबोधित कर रहे थे जनता को, कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए विनीत जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और पूरे भारतवर्ष को
विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल का जो उपराज्यपाल का जो दौरा था, जो भद्रकाली के मंदिर पे दौरा था, तो जहां उन्होंने ये दर्शाया है कि कश्मीरी पंडितों को, मैं यहाँ एम्प्लॉइज़ का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर में जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉय है वो कश्मीरी समाज का एक हिस्सा है, वो हमारा खून है, वो हमारे बच्चे हैं। वो पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, वो पहले रिलीफ होल्डर थे, उसके बाद में उनको नौकरियाँ लग गई और वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉय बन गए। अगर वो ये दर्शाते हैं कि हमारी ही धरती हमको वापस बेच दें तो इससे बड़ा शर्मनाक वाक़या कोई नहीं हो सकता है। एलजी महोदय को लगभग 3 साल हो गए कश्मीर में, लेकिन मैं एलजी महोदय को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी कश्मीर का इतिहास शायद नहीं पढ़ा है, कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपने 47 के पहले की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपने 13वीं सदी से पहले कश्मीर में क्या था ये नहीं पढ़ा है। अगर आप ये पढ़ते तो आप कश्मीरी पंडितों की ज़मीन कश्मीरी पंडितों को ही बेचने की बात नहीं करते। कश्मीर एक हिंदू प्रदेश था, एक कश्मीरी पंडित की ब्राह्मण की संस्कृति कश्मीर में फैली हुई थी। कश्मीर की धरती पे, कश्यप भूमि की धरती पे ये जम्मू कश्मीर राज्य 1947 से पहले एक अलग आइडेंटिटी लेके चल रहा था। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी ब्राह्मण पंडितों की एक अलग आइडेंटिटी थी, एक अलग पहचान थी। उस पहचान को मिटाने का काम किया जा रहा है। हमें आप बोल रहे हो कि आप अपनी धरती ही वापस खरीद लो और बाहर से मठों को वहाँ बसाया जा रहा है और उनको सरस्वत ब्राह्मण में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मोटी एग्जाम्पल माँ शारदा का मंदिर टीटवाल में जो बना है उसका आज वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित सरस्वत ब्राह्मण थे, जो कि हम थे नहीं हैं। एलजी महोदय को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर 370 जो हटाया गया था उस समय कश्मीरी पंडित का समाज पूरा खुश था और आप लोगों ने ये दर्शाया था उस दिन 5 अगस्त 2019 को कि ये दरवाज़ा है कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए दरवाज़ा खुल गया, इनको वापस हम ले जाएंगे। लेकिन आज हमें समझ आ रहा है कि कश्मीरी पंडितों का वजूद ख़त्म करने की ये एक साजिश है। यहाँ पर राकेश कोल जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, कैसे देखते हैं इन बयानों को, और आगे भी बात करेंगे, पहले तो ये बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए 34 साल हमें हुई यही बयानबाजी देखते हुए, हर किसी पार्टी ने, हर किसी अफसर ने, हर किसी जिसने भी यहाँ शासन किया वही बयान देते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है, जो तक मेरा अनुमान है, कम से कम 90% लोग ऐसे जिनकी अपनी ज़मीन है वहाँ, पहले जो अपनी ज़मीन है वो तो दे दीजिए ना। पहले जो अपना वहाँ जिसका मकान है अभी भी या उसको कम से कम उसकी अनुमति दे दीजिएगा। जिसकी ज़मीन वहाँ पड़ी है ऐसी बेकार पड़ी है, जिसके पेड़ काट दिए गए, जिसका सब कुछ नुकसान हुआ, करोड़ों में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो अलग एक बात है, एक विषय, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। आपको भी पता होगा क्योंकि 1.5 साल पहले यही बयान दिया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलोनी बनेगी। तो वो कॉलोनी किसके लिए, तो आज जो सस्ती ज़मीन वो किसके लिए, कम से कम इसकी वजाहत गवर्नमेंट को करनी चाहिए, सबसे पहले इसी करनी चाहिए। उसके बाद मेरा एक ही मसला है, मैं एक ही जो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जिसके पास अपना है, अपना वजूद है वहाँ, उस वजूद को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट का क्या मतलब करने का क्या प्लान है। और आज तक हमने इन 34 सालों में यही देखा कि कोई जो प्लेटफार्म होना चाहिए इस कश्मीरी पंडित समुदाय को वहाँ वापस लेने का। जब तिब्बत एक अलग देश है, जब तिब्बत के लिए एक अलग कॉलोनी बन सकती है, तो कश्मीरी पंडितों का क्या उसमें क्या हक नहीं बनता है अपने ही घर में? आज हिंदुस्तान आप देखिए, किसी भी मुल्क में कोई त्रासदी होती है तो वहाँ दौड़ के चला जाता है, मगर जो अपने ही देश में, अपने ही घर में विस्थापित है, उनके लिए कोई नज़र नहीं देता, उनके लिए कोई पूछने तक ना है। हम खाली देखते हैं कि आज इतने मंत्री जाएंगे जम्मू कश्मीर देखने के लिए। अरे जम्मू कश्मीर किस लिए है? जम्मू कश्मीर में आप किसका नाम ले रहे हो, किसके नाम पर आज तक चले हो? उनकी तरफ कोई वो सुध नहीं ले रहा है। तो हम यही कहते थे, हर किसी बात की वजाहत होनी चाहिए। अगर पिछले साल कुछ बात की तो इससे साल इस पर ये कहाँ से आ गया सस्ती ज़मीन? हम क्यों अपनी ज़मीन खरीदेंगे? अगर हमारी अपनी वहाँ ज़मीन है तो हम क्यों उसे खरीदेंगे? सबसे पहले वो हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ, हम क्यों खरीदेंगे? पहले ये इनको वजाहत करनी चाहिए कि इनका प्लान क्या है। आज तक इन्होंने जो देखा गया, जो हमने भी आपको भी सुना है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, तो ये तो हम सुनते ही राग तो अलापते रहे हैं, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ग्राउंड पे कुछ नहीं है। भारत जी,
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जब संबोधित कर रहे थे, आपने पूरे बयान सुने हैं उनके, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि जम्मू में हमारा डिविजनल कमिश्नर है और कश्मीर में भी हमारा डिविजनल कमिश्नर है। सबसे पहले कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी, सेफ्टी, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और अगर कोई भी डेलीगेशन मिलना चाहता है कश्मीरी पंडित्स का, वो डिविजनल कमिश्नर जो कश्मीर के अलग हैं, जो जम्मू के अलग हैं, ये दोनों हमेशा इनके लिए तत्पर रहेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। इनसे कभी भी कोई मिलने जा सकता है, ये साफ तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा है। देखिए, कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है वो रिहेबिलिटेशन की समस्या है। हमारी डिविजनल कमिश्नरों की समस्या नहीं है, वो छोटी मोटी समस्या हैं, वो हल हो जाएंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों की एक देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज़ ओनली रिहेबिलिटेशन फॉर कश्मीरी पंडित्स। अगर ये आप वाकई में रिहेबिलिटेशन के समर्थक हो तो आपको कल भद्रकाली के यहाँ जम्मू वाले इसमें नहीं जाना चाहिए था। आपको कश्मीर में जो स्थित भद्रकाली माता का जो ओरिजिनल स्थान है, आप अगर वहाँ जाते तो वो संदेश अलग जाता। आप यहाँ रुपलिका पे हमारा नमन है भद्रकाली के नाम को, लेकिन आप यहाँ रुपलिका जम्मू में आप प्रोत्साहन दे रहे हो कश्मीरी पंडितों को। आप वहाँ जाके क्या संदेश दे रहे हो? आप ये संदेश दे रहे हो कि आप यहाँ ही पूजा करो, आपको कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही संदेश अगर आप कश्मीर से दे देते, भद्रकाली के मंदिर से, तो वो संदेश अलग जाता। एलजी महोदय, 90% कश्मीरी पंडितों के मकान कश्मीर में जलाए गए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वो जलाए हुए मकान वापस आप बना के दो, हम कश्मीर में वापस जाएंगे। हमको वही मकान की ज़मीन वापस बेचने की कोशिश मत करो। जो कश्मीर की धरती है, जो कश्मीर के पंडितों की है, पूरी कश्मीर की धरती कश्मीरी पंडितों की है, उसको हमें वापस बेचने की काम मत करो और ये संदेश मत दे दो। इससे अच्छा है अलगाववादी नेता जो थे वो पहले कश्मीरी पंडितों के अपोजिट थे, लेकिन वही नेता आज जामिया मस्जिद से अनाउंस करते हैं। मैं उमर फारूक की बात कर रहा हूँ, मौलवी उमर फारूक जी की। उन्होंने भी बोला है जामिया मस्जिद से ओपनली कि कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ। ये रिसेंट बयान उसको आया है जब उनको छोड़ा गया था 4 साल के बाद, तब उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडितों पे वाकई जुल्म हुआ है, ये इंसानी कत्ल है। हमें कश्मीरी पंडितों के खुले हाथ से स्वागत करना चाहिए। क्या एलजी साहब हमें धकेल रहे हैं? क्या एलजी साहब थक गए? क्या बीजेपी थक गई कश्मीरी पंडितों की बातें सुन के? क्या ये जानना चाहते हैं हम अपनी दोहर मौलवी फारूक जी से करें कि हमें वहाँ बसाएं? ये क्या संदेश है? ये साफ तौर पर बातचीत कराई हमने। यहाँ पर भारत काचरू जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता, और राकेश कोल जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। राकेश जी, पिछले दिनों हमने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें काफ़ी लोगों को एक शंका पैदा हो गई कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक ऑर्डर निकाला था इनकम एनहेंस करने का, ना कि, और कुछ कश्मीरी पंडित्स को ये हो गया कि कहीं जो 10,000 से 27,000, मगर 10,000 तो कहीं रिलीफ आई नहीं, वो 13,000 है। 13,000 को 27,000 कर दिया। वो उनको, और कुछ कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लीडरान हैं वो लोगों को ये बोलते हुए नज़र आए कि हमने ये करवाया। आपके सामने मैंने उस दिन भी बोला है कि सोशल मीडिया और इसमें प्लेटफार्म पर एक खबर घूम रही है इस तरह कि एलजी साहब ने कुछ गवर्नमेंट को कहा, बोलना है कि इस तरह करने के लिए वो क्राइटेरिया, दिल्ली गवर्नमेंट का अपना कुछ क्राइटेरिया है, उसमें हम अपनी बात करेंगे। जो हम जम्मू में है, हम जम्मू की जो बात करें, जो 2018 से हम गवर्नमेंट को यही मांग कर रहे हैं कि जो रिलीफ है ये बहुत कम है। आज की मार्केट आप देखेंगे, आज की जो महंगाई देखिए, आज की जो दवाइयाँ जो लगती है हर किसी घर में लगती है, उसको देख के जो कुछ फैमिली इस पर डिपेंड है, सारी कम्युनिटी तो नहीं है इस पर डिपेंड, जो कुछ फैमिलीज डिपेंड है उनको ये एनहांस कर दीजिए। जो हम 2018 से अब ये कानून तक क्यों नहीं पहुँचते, क्या वजह है, कौन सा इसके बीच में अड़चन ला रहा है? तो हमें भी बड़ा अफसोस हो रहा है। फिर हमें अब तब से हम बोलना ही छोड़ दिया। अब कितने कश्मीरी पंडित जो हैं समुदाय के लोग, वो कश्मीर में सस्ते दामों पर ज़मीन खरीदेंगे? देखिए, खरीदेंगे क्यों? हम नहीं, कोई क्यों खरीदेगा? जिसकी अपनी अपनी ज़मीन वहाँ पड़ी है वो क्यों खरीदेगा? वो खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? अपनी जो उसका तो हक तो कब्जा दिलाओ ना अपने। हम क्यों खरीदेंगे? किस बात के लिए खरीदेंगे? वो होगा कोई रेयर केस को जिसका कोई वो पहले कुछ किया होगा 90 से पहले, बाकी जो 90 में निकले उनकी सबकी ज़मीन वहाँ है। कितने कश्मीरी पंडित भारत जी कश्मीर घाटी में जाकर अब वो सस्ते दामों पर ज़मीनें खरीदेंगे?
मेरे हिसाब से मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूंगा और पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये धरती कश्मीरी पंडितों की है, इसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाउंड है, हमारी बर्बादी का कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जिन्होंने उस समय आंख बंद करके कश्मीरी पंडितों को वहाँ से बाहर निकलने दिया। अगर वार जोन में कॉलोनीज़ बनती है, सेफ कॉलोनी, उस समय भी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बचाया जा सकता था। हमारे मकान जलाए गए, हमारी धरती उखड़ गई, हमको मजबूरन अपना ज़मीन बेचना पड़ा ज़िंदा रहने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है, हमको अपनी धरती वापस दें, हमको अपने मकान वापस दें, ताकि हम वापस अपनी धरती पे बसें। ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। कश्मीरी पंडितों को आप फ्री ऑफ कास्ट अच्छी लग्जरी की तरफ से अपना मकान प्लॉट वापस उनको बसाना पड़ेगा, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। मैं पूरे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ कि अगर आपने ज़मीन वहाँ खरीदी सस्ते दामों पे भी, इवन 1 रुपए में भी ज़मीन खरीदी, वो पूरी कम्युनिटी के लिए इंसल्ट है। यहाँ पर हमारे साथ इस समय मौजूद थे, बातचीत करने के लिए आपके समक्ष रखा हमने समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता भारत काचरू जी और राकेश कोल जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भद्रकाली के मंदिर में जम्मू में दर्शन भी किए और वहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए जो बयान निकलकर सामने आया कि कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को कश्मीर घाटी में जाकर ज़मीन मिलेगी सस्ते दामों पर। अब आपके सामने समक्ष रखा हमने सब कुछ, बातचीत हुई, इस बात पे चर्चा हुई, इस बयानों पे चर्चा हुई। आप भी अपनी राय साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लो को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।